नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 2.0 के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे लखनऊ के लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन 100 दिनों में सरकार की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण फैसले और तय की गई कार्य योजनाओं पर उपलब्धियों के बारे में जनता को बताने की तैयारी की जा रही है। दरअसल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का लक्ष्य पहले ही तय कर लिया था। सीएम योगी ने सभी विभागों को शपथ लेते ही निर्देशित कर दिया था कि 100 दिन, 6 महीने, 1 साल के लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही 5 साल के लिए कार्य योजना तैयार कर लें। उन्होंने कमर कस ली कि लोकसभा चुनाव से पहले ही लोक कल्याण संकल्प पत्र की अधिकांश घोषणाओं को पूरा कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 दिन के अंदर किए गए कार्यों की, तो उसकी फहरिस्त काफी लंबी है, क्योंकि सीएम योगी ने इन 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए जो एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान बनाते हैं। इन 100 दिनों में योगी सरकार ने पहली कैबिनेट में फ्री राशन के फैसले के बाद राज्य में निवेश लाने के लिए पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया। इसके अलावा क्या क्या कार्य किए गए, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए और देखिए कि किस तरह से योगी 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। 10,000 पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया। 844 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं इन 100 दिनों में। 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को मुक्त करा दिया गया। धार्मिक स्थलों से 74,700 लाउड स्पीकर हटाए गए और ये स्कूलों को भी दे दिए गए। योगी 2.0 की सरकार नए तेवर, नए कलेवर के साथ 100 दिन पूरे कर चुकी है। यानी सरकार ने मंत्रियों को फील्ड पर रहने का निर्देश दिया, तो वहीं 100 दिन का चैलेंज भी करार दिया गया है। ये कहा इस भीतर में हासिल जो है वो लक्ष्य किया जाए। हिदायत दी गई कई मंत्रियों को अपने साथ बैठक में कई एक्शन प्लान जो है वो तैयार करने के लिए भी कहा गया। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल की कार्य योजना तैयार की जाए और 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रिपोर्ट कार्ड, अपना खाका, अपनी रणनीति जो है वो पेश की जाए। तो योगी 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 100 दिन की कार्य योजनाओं का संकल्प पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में ऋण मेला भी लगाया जा रहा है। और चलिए अब आपको बात करते हैं ज्ञानव्यापी मामले से लेकर, क्योंकि आज सुनवाई शुरू होना है। वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। आज मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। आज 23 बिंदुओं पर अपनी दलील मुस्लिम पक्ष रखने जा रहा है। ज्ञानव्यापी मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई शुरू होना है। वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपनी जो दलीलें हैं वो रखेगा। 23 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखने जा रहा है। दोपहर 2 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब सुनवाई होना है। एक लंबा इंतजार किया गया, 1 महीने का दोनों ही पक्षों ने इंतजार किया। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से बात करें, एक लंबा इंतजार यानी 1 महीने का इंतजार दोनों ही पक्षों ने किया और हमने देखा था कि किस तरह से जो हिंदू पक्ष था वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने भी गया था, बैठकें भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि जो है वो हम जल्द से जल्द पूजा करें, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है खासतौर से इंतजार को लेकर। ऐसे में कोर्ट परिसर के बाहर किस तरह की सुरक्षा की गई है, क्या तस्वीर है इस वक्त की? देखिए, फिलहाल मैं बताना चाहूंगा, जो 1 महीने का समर वेकेशन रहा उसके बाद 4 जुलाई की जो नियत तिथि तय की गई थी कि ज्ञानवापी मामले की पोषणीयता 7-11 एक्ट के तहत बहस की जाएगी, उसके बाद इस पे यह निर्धारित होगा कि 1991 वर्षीय एक्ट एडमिट करता है या नहीं। तब न्यायालय द्वारा यह तय होने के बाद ही केस की आगे की जो प्रोसीडिंग है वो प्रारंभ की जाएगी। कहीं न कहीं उसकी प्रोसीडिंग रुकी थी और 38 पेज की जो 7-11 एक्ट की मुस्लिम पक्ष द्वारा बहस थी वो लगातार हो चुकी थी, लेकिन लगभग 52 पेज की जो बहस है 7-11 एक्ट के तहत वो अभी शेष बाकी है। तो कहीं न कहीं जो 22 पेज की अभी बाकी है उसके लिए मुस्लिम पक्ष आज जो है अपनी सुनवाई करेगा। उसके बाद हिंदू पक्ष बीच बीच में उसको जैसे लगातार सुनवाई चली उसमें एडमिट करता रहा, बीच बीच में जो है ऑब्जेक्शन करता रहा और अपनी बातों को हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन रखते रहे। तो कहीं न कहीं पोषणीयता के आधार पे पहले जो न्यायालय की बात है, पहले ये तय हो जाए उस पे कि 7-11 एक्ट एडमिट करेगा, एडमिट होता है या नहीं होता है। उसके बाद 1991 वर्षीय एक्ट को लेके फिर आगे जो केस की प्रोसीडिंग है
श्रृंगार गौरी के पूजन अर्चन की जो याचिका दाखिल की गई है, भगवान विश्वेश्वर के जो पूजन अर्चन की बात हो रही है, उस पर सुनवाई की जाएगी। और आगे क्या तय होगा 711 एक्ट के बाद, चूंकि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं, फिर वो अपनी दलीलों को रखेंगे। उसके बाद न्यायालय द्वारा यह तय किया जाएगा कि आगे की प्रोसीडिंग क्या होनी चाहिए। जी बिल्कुल, न्यायालय के द्वारा तो तय किया जाएगा कि आगे की प्रोसीडिंग क्या होगी। बट अगर हम बात करें हिंदू पक्षकारों की, जिस तरह से बाबा के दर्शन उन्होंने किए और उसके बाद उनकी दलीलें थी कि जो समस्या है वो जल्द से जल्द समाधान हो जाए, मूल रूप से वो स्थान जहां पर वो पूजा करना चाहते हैं वो पूजा उनकी पूरी हो पाए, सफल हो पाए। ऐसे में आज सुनवाई होना है, 1 महीने का लंबा वक्त हमने देखा है। कोर्ट परिसर के बाहर हो सकता है कि कुछ ऐसी घटनाएं ना हो अप्री, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पीएसी और पुलिस बल को पूरी कोर्ट परिसर में लगा दिया गया है। पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले फ्लैग मार्च भी किया है। क्योंकि सुनवाई लगभग दोपहर के 2 बजे से प्रारंभ होगी, उसके पहले पुलिस कमिश्नर खुद आए हैं मौके पर, उन्होंने मॉनिटर किया है न्यायालय परिसर का। और उसके बाद जो 2 बजे से जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में सुनवाई होनी है वो तय होगा। और उसके बाद सुनवाई के बाद, चूंकि लगातार इस पे संतों ने बैठक भी की है, कल भी बैठक हुई है, आज भी बैठक हुई है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र के माध्यम से हम ये मांग करेंगे, कोर्ट से भी मांग करेंगे कि सावन का महीना आ रहा है, भगवान विश्वेश्वर की पूजा और अर्चन की जाए। तो कहीं ना कहीं जो काशी में मंथन का दौर है वो लगातार 1 महीने चला और आज सुनवाई होनी है। उसके पूर्व में भी कल सुनवाई, संतों की बैठक हुई है, आज भी बैठक हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी संतों की पड़ेगी उस पर संतों को परमिशन मिलता है या राज्य सरकार इसको संज्ञान लेती है, या वाराणसी के जिला जज कोर्ट में जो 711 एक्ट 1991 वर्षीय एक्ट की बात हो रही है उस पर सुनवाई होती है। क्या सुनवाई होगी और पूजन अर्चन की जो बात लगातार हिंदू पक्ष दलील रख रहा है उसको लेकर न्यायालय क्या आदेश देता है, ये आज का समय और जो दलीलें होंगी 711 एक्ट पे वो तय करेगा। जी तो बिल्कुल 23 बिंदु पर मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा और फिर न्यायालय की बात क्या कुछ होता है, क्योंकि कोर्ट सुरक्षा पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में अब देखना होगा। नजर बनाए रखिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर का दौरा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर का दौरा करेंगे। दोपहर 1 बजे का वक्त होगा जब बिजनौर पहुंचेंगे। रालोद मुखिया बेरोजगारी के खिलाफ युवा पंचायत को संबोधित करेंगे। शामली के गांव बहावडी भी आरएलडी अध्यक्ष जाएंगे। किसान की मौत के मामले में परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी जयंत चौधरी बिजनौर का दौरा करेंगे। आकाश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गया। आकाश, जिस तरह से किसान की मौत हुई इसके मामले में परिजनों से मुलाकात करने के लिए आरएलडी अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारी है, कितने बजे पहुंचेंगे, उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा? करीब 10:40 तक आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बावड़ी गांव में पहुंचेंगे। यहाँ परसों बुलडोजर प्रशासन लेके गया था अतिक्रमण हटवाने के लिए। इस दौरान हार्ट अटैक से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके बाद गठवाला साहब के चौधरी बाबा श्याम सिंह और सदर विधायक रालोद के हैं जो पसंद चौधरी, उन्होंने पंचायत गाँव में कितनी देर रात तक पंचायत चली। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी बुलाया गया था और प्रधान पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मृतक पक्ष के स्वजनों से मिलने के लिए आज जयंत चौधरी मौके पर पहुंच रहे हैं। करीब 10:40 तक पहुंचे। इसके बाद उनसे मुलाकात करेंगे। वहां पर रालोद के विधायक अशरफ अली, पसंद चौधरी और गठवाला साहब के सामेदार बाबा श्याम सिंह भी मौजूद हैं। भारी तादाद में रालोद कार्यकर्ताओं को गाँव में बुलाया गया है। पुलिस प्रशासन की भी तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। आज बिजनौर दौरे पर रहेंगे। बेरोजगारी के खिलाफ युवा पंचायत को खास तौर से संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे यूपी में, क्योंकि कल से वन महोत्सव की शुरुआत होना है। यानी पहले दिन प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी चित्रकूट में करेंगे पौधारोपण। राज्यपाल आनंदीबेन लखनऊ में पौधा लगाएंगी। तो यूपी में कल से वन महोत्सव की शुरुआत होना है। ऐसे में 25 करोड़ पौधे पहले दिन लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पौधारोपण चित्रकूट में वहीं करते नजर आएंगे। तो राज्यपाल आनंदीबेन लखनऊ में कुकरेल में वन महोत्सव की शुरुआत में पौधा लगाती हुई नजर आएंगी। तो इस साल वन महोत्सव के लिए अलग अलग प्रावधान रखा गया है जिसमें पौधा रोपित करना है। हैदराबाद में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण खत्म कर हमने
तृप्तिकरण का रास्ता अपनाए हैं। हमारी एक ही विचारधारा है, नेशन फर्स्ट। हमारा एक ही कार्यक्रम है, नेशन फर्स्ट। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को काम करने के सुझाव भी दिए गए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर पुकारा। उन्होंने कहा कि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत का नारा दिया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित मुस्लिम के जीवन को तेजी से ऊपर उठाने और उन तक पहुंचने का काम और विश्लेषण की बात कही। क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों के स्नेह को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस बार भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में कराने का फैसला किया था। बीते 2 दिनों से यहां देश भर से भाजपा के प्रतिनिधि, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आपके इस प्यार को, इस स्नेह को अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह हैदराबाद शहर हर टैलेंट की उम्मीदों को नई उड़ान देता है, वैसे ही भाजपा भी देश की आशाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसलिए आज जब हम 21वीं सदी के समर्थ, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप पर काम कर रहे हैं, तब हैदराबाद में हुए भाजपा के इस मंथन का विशेष महत्व है। साथियों, तेलंगाना के लोग पूरी दुनिया में कड़ी मेहनत और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना में कला, कौशल, कर्मठता भरपूर है। तेलंगाना प्राचीनता और पराक्रम की पुण्य स्थली है। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। तो भारी बारिश हो सकती है अगले 4 दिन। मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है। भूस्खलन, जलभराव और नदियों में पानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 5, 6 और 7 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। उत्तराखंड के लिए भारी बारिश अगले 4 दिन हो सकती है। उत्तराखंड के लिए बता दें आपको अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है। अजीत काम्बो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से बात करें अगले 4 दिन के लिए यानी कल से लेकर मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारियां? चुका है उत्तराखंड प्रदेश में, और जिसका नतीजा है कि प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। और मौसम विभाग भी समय समय पर अलर्ट जारी कर रहा है। आज की अगर बात की जाए तो आज से अगले 4 दिनों के लिए पूरे उत्तराखंड प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी से भारी बारिश की आशंका यहाँ पर जताई गई है। और मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में लगभग 136 सड़कें जो हैं वो अभी बंद है। स्वरूपगढ़ जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला एक मुख्य पड़ाव है, वहां पर लगातार रास्ता ब्लॉक हो रहा है। 2 दिन पहले 40 घंटे ये पूरा राजमार्ग बंद रहा था, जिसके बाद खुला और थोड़ी देर बाद दोबारा ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था। तो लगातार सड़कें बंद हो रही हैं, जिनको खोलने के लिए लगभग 300 से ज्यादा यहाँ पर जेसीबी मशीन पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगाई गई है। और बीते रोज की अगर बात की जाए तो बीते रोज में कई बड़े हादसे भी उत्तराखंड प्रदेश में हुए हैं। प्रदेश का जो दूरस्थ जनपद है चमोली, वहां पर एक बड़ा बोल्डर गाड़ी के ऊपर गिरा है, जिसपे दंपत्ति की गाड़ी के नीचे दबने से मौत हुई है। और राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो देर शाम में राजधानी देहरादून में भी पेड़ गिरने से कई वाहन यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो अलग अलग जगहों पर कई
दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही हैं, सड़कें बंद हो रही हैं तो नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। राजधानी देहरादून समेत तमाम इलाकों में नदियों के किनारे जिला प्रशासन ने मुनादी के माध्यम से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही बरसात के मौसम में नदियों के आसपास ना जाने के वो लेकर भी यहाँ पर लोगों को अलर्ट किया गया है। लेकिन बरसात का मौसम है, ऐसे में यात्रा चल रही है, तमाम तरह के यात्रियों का आवागमन करना होता है, तो उनको सुरक्षित रहने को लेकर यहाँ पर लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। मौसम विभाग अपनी एडवाइजरी भेज रहा है तो शासन और जिला प्रशासन के माध्यम से भी लोगों को सचेत किया जा रहा है। तो लोगों को सचेत किया जा रहा है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए और अजीत ने हमें जानकारी दी कि किस तरह से यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं 136 सड़कें जो है वो बंद है, राजमार्ग बंद है, ऐसे में खोलने की व्यवस्थाएं जेसीबी की मदद से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई महीने में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम काशी की जनता को अरबों की सौगात भी देंगे। वहीं 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालौन जिले का दौरा भी निर्धारित है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जिसकी झलक हैदराबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी के दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बार फिर पीएम मोदी एक ही हफ्ते में 2 बार उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को वाराणसी जाना तय हो गया है। पीएम करीब 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी के दौरे के बाद 13 जुलाई को प्रधानमंत्री जालौन जिले का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी का इस 1 महीने में 2 बार यूपी का दौरा करना आगामी लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने का शंखनाद माना जा रहा है। बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की थी, तो जाहिर है कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहेगी। जग जाहिर है कि बीजेपी की पिछले जीतों का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में ही गया है और बीजेपी अच्छे से जानती है कि मिशन 2024 भी पीएम मोदी ही सफल बना सकते हैं। शायद इसी को लेकर पीएम मोदी का यह दौरा निश्चित हुआ है। इस दौरे के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश की जनता को अरबों की सौगात भी देने जा रही है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की बात करें तो 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे। इस दौरान वे काशी की जनता को करीब 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी काशी आगमन के दौरान रुद्राक्ष में कुछ वक्त बिताएंगे और शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही काशी को नमो घाट का तोहफा भी देंगे। आपको बता दें कि साल 2019 में पीएम मोदी ने नमो घाट की नींव रखी थी। सभी घाटों में एकमात्र नमो घाट ही ऐसा है जो जल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा है। करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ बताई जा रही है। यहाँ पर पर्यटक सुबह की आरती, वाटर एडवेंचर, योगा और शाम की गंगा आरती का लुत्फ उठा सकेंगे। इस घाट से क्रूज के जरिए वाराणसी और आसपास के शहरों में भी लोग जा सकेंगे। पीएम एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र की किचन का भी शुभारंभ करेंगे और सिगरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा के दौरान हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं पीएम मोदी वाराणसी दौरे के बाद 13 जुलाई को जालौन का भी दौरा करेंगे, जहां पर वे जालौन की जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के दोनों ही दौरों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का आगमन कुछ ही दिनों में प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत शहर की साफ सफाई का एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारा चौराहे हैं उनका रखरखाव दोबारा से अच्छा कराकर उसमें सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। कुछ हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह थे उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो हमारी लाइटिंग है और स्पेशली हमने एक अट्रैक्टिव लाइटिंग, तिरंगा लाइटिंग जो करा रखी है, उसको एक बार अगले 48 घंटे में उसको चेक करा रहे हैं। कोई बारिश में खराब होगी तो उसको सही कराना जाना है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमान पीएम मोदी के हाथों में ही है। बीजेपी दिल्ली से लखनऊ तक मंथन कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि सियासी गलियारों की इस रस्साकसी में जीत किसके पाले में आएगी। प्रधानमंत्री का 7 जुलाई को वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में जो दौरा है वो लगभग तय हो चुका है। अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है और काशी वासियों को ढेरों सौगात देने की बात अब सामने आ गई है। लगभग 1800 करोड़ की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन वाराणसी ने पूरे रोड मैप को तैयार कर लिया है और कहीं न कहीं
उसका पूरा खाका और भौतिक सत्यापन भी कर लिया है, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का दौरा होगा और वाराणसी की जो प्रधानमंत्री के जगह तय किए गए हैं वहां पे दौरा किया जाएगा। ये संपूर्णानंद स्टेडियम है जहां पे प्रधानमंत्री आएंगे और यहां पे संबोधन करेंगे। उसके बाद रुद्राज कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर के बाद अर्दली बाजार जाएंगे जहां पे अक्षय पात्र भोजन के लिए LT कॉलेज में व्यवस्था की गई है और वहां पे बच्चों का एक जो निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है वो प्रारंभ प्रधानमंत्री के हाथों होनी है। तो कहीं न कहीं जो मूलभूत चीजें हैं, काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री अब उस जो वाराणसी को चीजें मिलनी है, अब कुछ समय रह गया है। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम और खास माना जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता TV, वाराणसी।